नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जो बीपीएससी टीआरई 4 और एसटीटी 2025 के कंप्यूटर विषय से तैयारी कर रहे हैं। मैं बता दूं, इस चैनल पर बीपीएससी टीआरई 4 और एसटीटी 2025 का कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहे। अभी तक अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे जरूर देखें, क्योंकि पिछले वीडियो के माध्यम से अभी तक जो है हम प्रीवियस क्वेश्चन को हम एमसीक्यू के माध्यम से लेके आ रहे हैं और उसको डिस्कशन कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जैसे C++ प्रोग्रामिंग को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे और साथ में एमसीक्यू को भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस तरह से इस चैनल पर आपके वीडियो वन आने वाला है। तो मैं बता दूं, आप इस चैनल से जुड़े रहे। चलिए आज का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए, क्वेश्चन पहला क्या कहता है। क्वेश्चन पहला क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम। रोम और रैम में क्या डिफरेंस है। और ये क्वेश्चन आप साइड में देख सकते हैं, ये कब पूछा हुआ है, एसटीटी 2023, मैंने एसटीटी 23 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और उसका क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। माने रैम जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये रोम जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों मेमोरी है। ठीक है, और रैम और रोम जो है, ये दोनों जो है ना, ये प्राइमरी मेमोरी, याद रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी है। आप कॉपी लेके बैठ जाए और सारा लिखते चले। ठीक है, सारा एक्स्ट्रा फैक्ट लिखते चले। मेमोरी का मतलब जो जिसमें डेटा स्टोर होते हैं उसको मेमोरी कहते हैं। मेमोरी दो तरह का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, जिसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं हम लोग हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो मेमोरी देखने को मिलता है, रोम और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इसको पहले समझते चलिए, हम बता देते हैं फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट। पहले रैम के बारे में समझिए। रैम जो है ना, वो ये वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी कहने का मतलब होता है, इसके अंदर के डेटा तब तक रहेगा जब तक बिजली ऑन है। वोलाटाइल का मतलब हो गया जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक इसके अंदर डेटा स्टोर रहेगा। और जैसे ही कंप्यूटर क्या हो गया, ऑफ हो गया, तो इसका अंदर का जो डेटा है वो डेटा क्या करेगा, लॉस कर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए रैम को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। उसके बाद आइए, अब हम बात करते हैं रोम का। रोम जो है ना, वो इसको रीड ओनली मेमोरी तो हम समझ चुके हैं। इस मेमोरी रीड ओनली मेमोरी, इस मेमोरी में ये मेमोरी जो होता है ना, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। मतलब ये कहने का ये मतलब है, इसके अंदर में जो भी डेटा रखा जाता है वो उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, इस मेमोरी के अंदर हम लोग रीड तो कर सकते हैं लेकिन राइट नहीं कर सकते हैं। मतलब राइट का ऑपरेशन नहीं होगा, मतलब राइट का काम नहीं कर सकते। क्लियर, मतलब लिख नहीं सकते। नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर के डेटा को एक बार, मतलब एक बार जब राइट कर दिया जाता है तो उसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। और वो कभी भी डिलीट नहीं होता है, चाहे बिजली ऑन हो जाए, कंप्यूटर ऑन है या ऑफ हो जाए, फिर भी इस रोम के अंदर रखे हुए डेटा डिलीट नहीं होते हैं। क्लियर, इसलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं हम लोग। आइए आगे, अब हम बात करते हैं रैम और रोम में काम क्या है इसका। तो देखिए, रैम का जो है ना काम है, इसको हम लोग वर्किंग मेमोरी कहते हैं। जब भी कभी भी कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, कंप्यूटर मेरा ऑन हो पाता है रैम के मदद से, और कंप्यूटर ऑन होने के बाद काम करना चालू कर देता है, तो ये भी रैम के वजह से ही होता है। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जब खोलते हैं तो वो रैम जो है ना, उसको रैम के अंदर जाके स्टोर होता है, वहां पर काम होता है। मान लीजिए हम कंप्यूटर खोले और उसमें एक एप्लीकेशन खोल लिए और उसको हम कुछ टाइप कर रहे हैं, MS वर्ड खोल लिया, टाइप कर रहे हैं, तो ये काम जो हो रहा है ना, ये रैम के अंदर हो रहा है, ये रैम के अंदर हो रहा है काम। ठीक है, और उसी तरह रोम जो है ना, इसके अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रखा होता है। जितना भी कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन है, वो सारे इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं रोम के अंदर। अब कहेंगे इंस्ट्रक्शन क्या है, तो सबसे पहले मेन इंस्ट्रक्शन हम समझ सकते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फुल फॉर्म इसका हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस जो है ना, ये इनपुट आउटपुट
रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करता है, तो ये इंस्ट्रक्शन रोम में रखा होता है। आपसे पूछा जाएगा बायोस कहाँ रहता है, तो रोम में रहता है, याद रखिएगा। तो चलिए अभी रैम और रोम के बारे में आप कुछ फैक्ट समझ पाए। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बनाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? रोम और रैम में डिफरेंस क्या है, वही पूछा जा रहा है। देखिए, कहता है रोम इज फास्टर देन रैम। रोम जो है ना, रैम से फास्टर है। यहाँ फास्टर की कोई कहानी ही नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में हम फास्टेस्ट मेमोरी अगर देखें तो मेमोरी हायरार्की जब पढ़ेंगे आप, तो वहां पर देखेंगे कि कैश मेमोरी सबसे पहले, सबसे ज्यादा फास्ट होता है रजिस्टर मेमोरी। सबसे फास्ट होता है रजिस्टर मेमोरी। उसके नीचे उससे कम फास्ट होता है कैश मेमोरी, ठीक है। उसके बाद बात आता है रैम और रोम का, प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है, ये दोनों। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, एसएसडी को बात करते हैं। उसके बाद एचडीडी बात करते हैं। उसके बाद हम लोग हार्ड डिस्क तो हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये हो गया। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्राइव, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइड करते हैं। ये हायरार्की है, मतलब ऊपर जैसे नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो मेमोरी की कैपेसिटी, मेमोरी का प्रोसेसिंग कैपेसिटी फास्ट हो जाएगा, और ऊपर से नीचे बढ़ेंगे हम लोग तो मेमोरी की प्रोसेसिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो ये बात है। लेकिन यहां पर क्या कहा है, रोम इज फास्टर देन रैम, गलत है ये। अगला पढ़िए, रोम जो है वोलाटाइल मेमोरी, ये भी गलत। रोम नॉन वोलाटाइल है, और उल्टा लिख दिया है। और रैम जो है वोलाटाइल, कंफ्यूज आप नहीं होंगे, ये गलत हो गया। आगे आ जाइए, रोम इज यूज फॉर डेटा स्टोरेज, मैंने रोम के बारे में बोला, डेटा स्टोरेज के लिए काम करेगा। रैम जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए करेगा, ये भी गलत दिया है। माने प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन माने इंस्ट्रक्शन, ये होगा रैम का, ये बात रैम का है, ये रोम का है, ये बात है रैम का, ठीक है। उल्टा लिख दिया फिर भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे आ जाइए, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, और स्वाभाविक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप पढ़िए ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, रोम स्टोर्स परमानेंट डेटा। रोम जो है परमानेंट डेटा स्टोर करता है, दैट कांट बी चेंज, माने उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, सही बात है। और वाइल जबकि रैम जो है ना, स्टोर टेम्पोररी डेटा दैट कैन बी रीड और रिटेन। रैम जो है ना टेम्पोररी डेटा स्टोर करता है, क्योंकि वोलाटाइल मेमोरी है। जब तक कंप्यूटर ऑन है, बिजली ऑन है, डिवाइस ऑन है, तब तक उसके अंदर डेटा रहेगा, और जैसे ही डिवाइस ऑफ हो जाएगा, डेटा उसके अंदर का डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए टेम्पोररी डेटा कहा जाता है। और रैम में जो है रीड और राइट का ऑपरेशन दोनों होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का जवाब। उम्मीद करते हैं आपको ये जवाब समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, व्हाट इज डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस क्या है, इसके बारे में बताना है। 1 मिनट रुक जाइए, डीबीएमएस क्या है ये बताना है। तो कहता है डीबीएमएस, पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये हो गया, डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस का मतलब हो गया, डेटाबेस एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिसके अंदर हम लोग परमानेंट बेसिस पर डेटा को स्टोर करते हैं। और डेटाबेस बनाने से पीछे ये हो जाता है कि शेयरिंग की फैसिलिटी हो जाता है, डेटा जिसको ऑथराइज करेंगे वो डेटा उसको शेयर कर देगा, जिसके भी एप्लीकेशन सबको हम डेटा शेयर कर देगा। ये डेटाबेस की कहानी है, क्लियर। उसके बाद डेटाबेस के बारे में और भी हम जान सकते हैं कि डेटाबेस परमानेंट बेसिस पे स्टोर हुआ। डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, अगर वो RDBMS है तो, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो। अब आगे देखिए, मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या है, मतलब डेटाबेस पर अब कोई भी ऑपरेशन करना होगा तो फिर DBMS बनाना पड़ेगा हमको, DBMS के रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी डेटाबेस पर कोई भी ऑपरेशन कर पाएंगे, माने डेटाबेस को बना पाएंगे, डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कर पाएंगे, डेटाबेस से डेटा को व्यू कर पाएंगे, डेटाबेस से डेटा को डिलीट कर पाएंगे, डेटाबेस से डेटा को मॉडिफाई कर पाएंगे। मतलब इतना सारा काम जो है ना हम लोग DBMS के अंदर करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यही तो एक रूल देता है जिसके बेस पर हम लोग काम करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आप जानेंगे। आप क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए क्या होगा। DBMS इज ए कलेक्शन ऑफ क्यूरीज। DBMS जो है क्यूरीज का कलेक्शन है, नहीं वो SQL है। डेटाबेस DBMS के अंदर हम लोग SQL को पढ़ते हैं, तो वहां पर क्यूरी का कलेक्शन है, ये नहीं होगा। अगला है DBMS इज हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज थोड़ी है, ये तो एक मैनेजमेंट सिस्टम है, एक मैनेजमेंट एक रूल है ये, ठीक है। DBMS इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है, क्योंकि डीबीएमएस डीबीएमएस डीबी मतलब डाटाबेस, एक डाटाबेस है, मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस में कोई ऑपरेशन करेगा वो उसके लिए है डीबीएमएस, न कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर? अब आइए अगला पढ़िए, लास्ट। अब ऑप्शन तो ये हो ही गया। डीबीएमएस स्टोर डीबीएमएस स्टोर करता है डेटा को, सही बात है। मॉडिफाई करता है मतलब बदलाव करता है, ये भी सही बात है। और रिट्राइव करता है मतलब उसको वापस ले रिट्राइव करता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका जवाब। क्लियर है? आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का जवाब। हम आगे बताएंगे, हम डीबीएमएस के अंदर पर वीडियो लेके आएंगे, पढ़ाएंगे, उसके अंदर हम लोग एसक्यूएल को बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे, लेकिन अब बहुत अच्छे से हम चर्चा करेंगे। अगले आगे वीडियो जब हम लाएंगे 1 बाय 1 करके, तो फिर आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटिंग इन नेटवर्क लेयर। अच्छा, लेयर की चर्चा आया है। आप लेयर में देख लीजिए, ओएसआई लेयर होता है और एक टीसीपी आईपी लेयर, ऊवी लेयर होता है। ओएसआई लेयर के अंदर हम लोग 7 को लेयर देखने को मिलता है, ठीक है। इस 7 लेयर में अगर हम बात पढ़े, सबसे पहले फिजिकल लेयर होता है। अगर हम नीचे से ऊपर लिखने चालू करें, फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर, आप लेयर को 1 बाय 1 करके याद रखेंगे। सबसे बॉटम मोस्ट लेयर फिजिकल लेयर। उसके बाद होता है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर होता है। उसके बाद होता है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है। उसके बाद हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद हुआ सेशन लेयर, सेशन लेयर। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, सेशन के बाद होता है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर। और लास्ट में होता है आपको 7 नंबर एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। इतना सारा लेयर है, लेयर पर भी वीडियो लेके आएंगे, आपको समझा देंगे। देखिए अब फिजिकल लेयर के बारे में, सब लेयर के बारे में 2 मिनट रुक के समझ लीजिए कुछ बात, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जो भी सेंडर, मान लीजिए कंप्यूटर है, एक दूसरा कंप्यूटर है, ये सेंडर है भेजने वाला, और ये रिसीवर है प्राप्त करने वाला। अब ये सेंडर से डेटा जब रिसीवर के पास जाता है और रिसीवर से कोई इंफॉर्मेशन सेंडर के पास आता है, तो यहां पर क्या होता है कि ये सारा डेटा को भेजने में ये सारे लेयर फॉलो होते हैं, इसी लेयर के माध्यम से डेटा भेजा जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर जो होता है वो क्या होता है, ये जो है ना लेयर, फिजिकल मीडियम में काम करता है। फिजिकल मीडियम के अंदर अथरनेट केबल, ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल केबल, मतलब जिस के माध्यम से फिजिकली रूप से वो प्रेजेंट हो और उस नेटवर्क में डेटा भेजने का काम में सपोर्ट करे, वो सब फिजिकल लेयर के अंदर के आ गए। उसके बाद होता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में जब डेटा, देखिए डेटा क्रिएशन हो गया फिजिकल लेयर के माध्यम से, फिजिकल मीडियम के माध्यम से। उसके डेटा लिंक लेयर में उसका क्या होता है, पैकेटिंग होता है। मतलब यहाँ पर पैकेटिंग या फ्रेमिंग, यहाँ देखिए डेटा फ्रेमिंग की बात आया, तो ये पार्ट है आपका डेटा लिंक लेयर का, ये डेटा लिंक लेयर का पार्ट है, डेटा लिंक लेयर का पार्ट है। क्लियर? लेकिन यहाँ नेटवर्क लेयर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। आइए, नेटवर्क लेयर में क्या होता है, रूट डिसाइड होता है, रूट डिसाइड होता है, माने पाथ डिसाइड होता है। क्लियर? याद रखिएगा। आप यहां पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में, देखिए फाइंडिंग द बेस्ट पाथ फॉर डेटा, डेटा के लिए बेस्ट पाथ फाइंड करता है, ये नेटवर्क लेयर का ही ड्यूटी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब होगा। आगे समझ लीजिए ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, इंड टू इंड डेटा ट्रांसमिशन करता है, ये इंड टू इंड डेटा ट्रांसमिशन करता है, डेटा ट्रांसमिशन करता है, भेजने का काम करता है, ठीक है। सेशन लेयर में क्या होता है कि जो डेटा सेंडर से आया है और रिसीवर तक पहुंचा, तो सेंडर को वापस जब तक डेटा सही से पहुंच न जाए, इसको ये सेशन लेयर काम करता है, उसको देखरेख करता है। अगर कोई डेटा लॉस कर गया तो वो सेंडर को बताता है कि ये डेटा बीच में लॉस कर गया, ये रिसीवर तक नहीं पहुंच पाया, जिससे रिसीवर कंफर्म हो पाता है कि जो मेरा डेटा सही से रिसीवर के एंड तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये सेशन लेयर की ड्यूटी है, ठीक है। आगे आइए, सेशन लेयर के बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर। इसके अंदर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की काम करते हैं, माने इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट जो डेटा होता है, जो डेटा को फ्रेमिंग किए, मतलब उसके अंदर डेटा को इनक्रिप्ट कर दिए, मतलब डेटा को क्या कर दिए, छुपा दिए, हाइड कर दिए। और डेटा जब आप पहुंचना जा रहा है रिसीवर के एंड में, तो वहां पर प्रेजेंटेशन लेयर उसको खोलता है, डिक्रिप्ट करता है, और उसके बाद वो डेटा खोला। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है उस पर वो डेटा को शो कर देता है। मान लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ब्राउजर है, उस पर वो डेटा को शो कर दिया, और शो कर दिया, डेटा रिसीवर एंड तक पहुंच गया।
मतलब सेंडर से रिसीवर तक डेटा को पहुंचाने में ये सारे लेयर फॉलो होते हैं, याद रखिएगा आप अच्छे से, यही OSI लेयर का ये पार्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, और हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, नेटवर्क लेयर क्या है, फाइंडिंग द बेस्ट पाथ फॉर डेटा। ठीक है, इसका काम करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये STT 2023। आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट STT पर फोकस किया गया है, और ये ऐसा नहीं कि BPSC के लिए फायदेमंद नहीं है। वो BPSC और स्टेट में हम बोल दिए कंप्यूटर विषय में कोई अंतर नहीं है। आपको जो क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन वहां भी देखने को मिलेगा। आप लेयर OSI लेयर पढ़े हैं यहाँ, वो वहां भी OSI लेयर मिलेगा पढ़ने को, इससे अंतर कुछ नहीं है, पढ़ते चलिए। देखिए, डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग मल्टीपल पाथवे साइमल्टेनियसली इज नोन एज, मतलब एक ही साथ, जैसे एक ही साथ मल्टीपल डेटा भेज रहे हैं, माने मान लीजिए एक डेटा है, 2 3 4 5, इतना सारा डेटा एक ही साथ हम भेजना चाह रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जवाब हो गया पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन क्या हो गया, सीरियल माने 1 बाय 1 करके डेटा भेजेंगे, माने एक डेटा को लेके पहले भेजेंगे, वो पहुंच गया, पहले हम अवेयर हो जाएंगे डेटा सही से पहुंचा, फिर दूसरा डेटा भेजेंगे। इस तरह से जो ट्रांसमिशन करेंगे वो सीरियल ट्रांसमिशन होता है। अगला दिए डुप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या होता है वो समझ लीजिए। आप अगर पढ़ेंगे 3 तरह का होता है सिंप्लेक्स सेशन के अंदर, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, और एक होता है फुल डुप्लेक्स। ये तीनों क्या होता है वो समझ लीजिए। सिंप्लेक्स में होता क्या है, डेटा सिर्फ जाएगा, माने सेंडर से रिसीवर तक डेटा जाएगा और लौट के कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लौट के कुछ नहीं आएगा, सेंडर से डेटा सिर्फ गया और पहुंच गया, वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसको हम लोग सिंप्लेक्स कहते हैं। ये कहां देखने को मिलता है, जैसे टेलीविजन पर हम लोग जो चीज देखते हैं वो क्या है, वो सिर्फ आ रहा होता है, हम वो प्राप्त करते हैं, हम अपना कोई बात को नहीं दे सकते हैं उसको, तो वो सिंप्लेक्स का एग्जांपल है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, इसमें के अंदर क्या होता है कि एट ए टाइम या तो जाएगा या तो आएगा, मतलब ये जा रहा है और फिर या तो आ रहा होगा, माने एट ए टाइम में कोई एक ही काम होगा, एट ए टाइम कोई एक ही काम होगा, मतलब एक बार जाएगा फिर रुकेगा फिर समझेगा फिर वापस रिटर्न करेगा। इसमें हम समझ सकते हैं वॉकी टॉकी। ठीक है, इंटरव्यू में क्या होता है, हम वो क्वेश्चन करते हैं तो सामने वाले के क्वेश्चन किए, जिस समय क्वेश्चन कर रहे सामने वाला सुन रहा होता है, और फिर क्या होता है जब वो समझ लिया क्वेश्चन को फिर हम चुप हो गए और फिर उधर से रिटर्न आंसर मिला, मतलब एक समय में कोई एक ही काम होता है, तो वो हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है। आगे आइए, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन कर सकते हैं। उसके बाद फुल डुप्लेक्स क्या होता है, एक ही समय में दोनों काम हो, माने जाए भी आए भी, माने सेंड भी हो रिसीव भी हो, मतलब दोनों तरफ से हो, तो ये फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है। हम लोग टेलीफोन पर जो बात करते हैं, बताइए, टेलीफोन पर जो बात करते हैं, मोबाइल फोन से बात करते हैं, हम लोग कॉलिंग करते हैं, उसमें क्या होता है, बोल रहे होते सुन रहे होते, बोल रहे होते सुन, दोनों काम होता है एक साथ, तो ये फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है। उम्मीद करते हैं आप इतना सारा बात समझ में आया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब पैरेलल ट्रांसमिशन है। आगे बढ़िए, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, EBSTT 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है Which of the following is not a network topology। टोपोलॉजी के बारे में पिछले वीडियो में हम चर्चा बहुत अच्छे से किए हैं। टोपोलॉजी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड टोपोलॉजी। क्लियर, कंप्यूटर की जो अरेंजमेंट हम लोग करते हैं लैब के अंदर, उसी को हम लोग टोपोलॉजी के नाम से समझते हैं। टोपोलॉजी में बहुत सारा टोपोलॉजी देखने को मिलता है हम लोग को, अगर लिख के बता दे, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये सब टोपोलॉजी देखने को हम लोग को मिलता है। अब ऑप्शन में देख लीजिए, कहता है कौन सा टोपोलॉजी नहीं है, ये क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी, लेकिन डिस्क टोपोलॉजी नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क टोपोलॉजी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का जवाब। हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन के पास चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है Which keyword used to create an instance of a class is most programming language। कहता है अधिकतर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर जो है इंस्टांस क्रिएट करना है। क्वेश्चन आइए 6 पर आइए, मतलब इंस्टांस क्रिएट करना। इंस्टांस कहने का ये सेंस हुआ यहाँ पर फिलहाल ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना हो किसी भी अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसके लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं।
न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देख लीजिए जावा के अंदर, अगर जावा प्रोग्रामिंग के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, मान लीजिए स्कैनर क्लास का, तो स्कैनर हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, इंस्टेंस का नाम लिखते हैं इन, उसके बाद क्या होगा न्यू, यही न्यू कीवर्ड लगाते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं स्कैनर और ब्रैकेट के अंदर देते हैं सिस्टम डॉट इन, ये लगा दिए। ये क्या हुआ, यही तो न्यू कीवर्ड जो है ये क्या क्या इंस्टेंस क्रिएट करने का काम किया किसी भी क्लास का, अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो हो गया न्यू कीवर्ड। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे और इसके अंदर के बाकी ऑप्शन को डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखिए अब यहां पर क्रिएट जो है ये तो एसक्यूएल के अंदर के कमांड है, डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना उसके लिए है, यहां पर ये नहीं होगा ऑप्शन। एमएलॉग फंक्शन होता है, सीएलॉग फंक्शन होता है, एलो ये अलग चीज है। इंस्टेंस तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन उप्स। ओओपी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये हो गया इसका मतलब। अब ये ओओपी क्या है वो समझते हैं पहले। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वैसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया जो जिसके अंदर कोई भी काम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन कौन आता है, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, पाइथन, ये सब जो भी आगे चल के हम पढ़ेंगे सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है। अब इसी के अंदर हम लोग क्लास बनाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहां पर जो भी काम होगा क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस पर काम होगा, ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस पर वहां काम होने वाला है। अब बात है क्लास क्या होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है, एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम लोग डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए यहां पर आपसे पूछा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देखिए वैसा क्लास जिस क्लास के अंदर के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, मतलब समझिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर के जो फंक्शन है, मेथड है, उस मेथड के पास कोई बॉडी नहीं होता है, सिर्फ सिग्नेचर होता है। उस क्लास को जिस क्लास में भी हम लोग इनहेरिट करते हैं तो उस क्लास में उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस क्लास में उस फंक्शन का, उस मेथड का बॉडी देते हैं, यही तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब छुपा होना, जिसके पास कोई बॉडी हो ही ना, मतलब वो सिर्फ सिग्नेचर हो, उसको जहां पर भी हम लोग उसको जोड़ेंगे वहां पर उसको बॉडी देंगे। तो चलिए पहले इसके बारे में समझते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो उसके अंदर के जो डेटा मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट फाइनल होते हैं, मतलब उसके अंदर के डेटा मेंबर के जो वैल्यू होता है फिक्स होता है, उसको हम फिर बदल नहीं सकते, ये सब चीज है। तो बहुत सारा लॉजिक है, उसको समझेंगे आगे, पहले अभी समझिए। एक बात और बोल लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है ना, वो क्लास को हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं और इंप्लीमेंट करके उसको हम लोग बॉडी देते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी मेथड होंगे सारे मेथड को अपने क्लास के अंदर बॉडी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर 5 मेथड है और मेथड हमको एक ही यूज करना है, लेकिन बाकी 4 को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, यही चीज है, ठीक है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में सुनिए, कहता है अ क्लास इज नो मेथड। अच्छा, क्लास का माने एक ऐसा क्लास जिसका कोई मेथड ही नहीं हो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं, मेथड तो होता है बॉडी नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। और क्लास दैट कांट बी इनिशियलाइज्ड, मतलब क्लास जो है जिसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको देख के आगे पढ़ते हैं, पहले सारा ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर लगाएंगे ऑप्शन। और क्लास दैट कैन ओनली हैव प्राइवेट मेंबर, माने जिसके अंदर सिर्फ प्राइवेट मेंबर होंगे। अगला है और क्लास दैट कांट बी मेथड विथ पैरामीटर्स, मतलब मेथड कांट बी मेथड विथ पैरामीटर्स। अच्छा देखिए ये सही है, मतलब एक क्लास है जिसके अंदर जो है ना कांट हैव मेथड विथ पैरामीटर, मतलब जो मेथड है उसके साथ पैरामीटर नहीं है, मतलब उसके बाद बॉडी नहीं है, ये सही बात है, यही बात तो सही है, आप समझने पर लग जाएगा, मतलब ये दोनों गलत हो जाएगा। क्लियर, मतलब एब्स्ट्रैक्ट
क्लास को हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं, क्योंकि जब भी वो क्लास किसी क्लास में हम इंप्लीमेंट करेंगे उसको, तो वहां पर तो बॉडी देंगे, इनिशियलाइज तो हो गया, वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ये गलत है। अगर वो प्राइवेट मेंबर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो फिर उसको दूसरे क्लास में इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते, उसके मेथड को एक्सेस कर ही नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। तो इसका सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हम घबराइए नहीं, अगला वीडियो सी प्लस प्लस पर रहेगा, ठीक है, और सी प्लस प्लस में हम बेसिक सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कशन करते हुए और एमसीक्यू भी आपको साथ ही में देखने को मिलेगा। तो जब हम वीडियो लेके आएंगे वहां पर सारा बात बता देंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कहता है कि सुपर कीवर्ड का जावा या किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सुपर कीवर्ड का काम क्या है। देखिए, सुपर, सुपर का मतलब जो ऊपर हो उसको सुपर कहते हैं। सुपर कीवर्ड क्या होता है कि जब भी कभी भी हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं, इनहेरिटेंस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फीचर्स है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो पहले से बना बनाया प्रॉपर्टी है उसको नया जो कोई भी चीज डिफाइन करते हैं वहां पर हम लोग उसको बॉडी नहीं देके उसको हम सीधे सीधे पुराना बना हुआ प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेते हैं, फिर से पुराना बना हुआ प्रॉपर्टी को फिर से नहीं बनाते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस कहलाता है, मैं पढ़ाया था। जावा में इनहेरिटेंस का बहुत सारा टाइप है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये सारा इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। जैसे यहां पर देखिए, एक क्लास है जिसको जो पहले बना इसको हम लोग पेरेंट क्लास कहेंगे, पेरेंट क्लास कहेंगे, सुपर क्लास कहेंगे, उसके बाद बेस क्लास कहेंगे, ये सब कहेंगे इसके अंदर। और इस क्लास का जो प्रॉपर्टी है, देखिए बी नाम के क्लास में हम यूज कर रहे हैं, इनहेरिट करिए, हो क्या रहा है, इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, ठीक है, इनहेरिट हो रहा है। तो बी नाम का क्लास कहला जाएगा, चाइल्ड क्लास कहला जाएगा, डिराइव क्लास कहला जाएगा, ठीक है, और सब क्लास कहला जाएगा, सब क्लास, ये चीज है। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, एक पेरेंट है उसका एक ही चाइल्ड है, माने एक चाइल्ड है उसका पेरेंट एक हो गया, तो ये सिंगल इंटेंस का एग्जांपल है। और ये इसी तरह का बात समझिए। अब देखिए यहां पर हमको सुपर कीवर्ड के बारे में बोला है। सुपर कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड होता है जो क्या करता है ना, पेरेंट के वैसा प्रॉपर्टी जो पेरेंट में भी है और वही प्रॉपर्टी चाइल्ड में भी डिक्लेयर कर दिए, सेम प्रॉपर्टी। तो पेरेंट के प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम लोग को सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर सुपर कीवर्ड उस मेथड के साथ लगाएंगे तो वो पेरेंट के प्रॉपर्टी को एक्सेस करके हमको देगा। यही तो चीज है। अब चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। कहता है पहला, इट रेफर्स टू सुपर क्लास इन इनहेरिटेंस, मतलब रेफर करता है सुपर क्लास के इनहेरिटेंस के अंदर। पहले सारा ऑप्शन पढ़ेंगे तब ऑप्शन लगाएंगे, धरफर में हम जल्दीबाजी में गलती नहीं करके आएंगे। पढ़िए अगला, इट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट इंस्टांस। अच्छा, सुपर कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनता है? नहीं, वो तो न्यू कीवर्ड से बनता है। जिसका जवाब हमको आ रहा है वो हम लगा दे रहे हैं, जो समझ में आ रहा है उसका जवाब एट ए टाइम लगा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा फिर पूरा ऑप्शन पढ़िए फिर लगाइए, यही तो तरीका है। अगला पढ़िए, इट डिफाइंस न्यू क्लास। अच्छा, सुपर कीवर्ड न्यू क्लास करता है? नहीं, गलत। अगला कहता है इट हैंडल्स एक्सेप्शन। अच्छा, एक्सेप्शन नहीं करता, यो नहीं होगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग की काम तो ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक करता है, यहाँ पे ही नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इट रेफर्स टू सुपर क्लास इन इनहेरिटेंस, मतलब ये रेफर करता है सुपर क्लास को रेफर करता है। मतलब स्वाभाविक है कि सुपर क्लास जो सुपर कीवर्ड जो है ना वो पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है, तो उसी को तो रेफर करता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब सही है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन के पास चलेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर ले। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इन डिफाइंस अ क्लास। अच्छा, क्लास का बेस्ट डिफिनेशन बता दीजिए। कहता है एन इंस्टांस ऑफ ए ऑब्जेक्ट, एन इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट, गलत। ऑब्जेक्ट जो है ना क्लास का इंस्टांस है, ये उल्टा बोल दिया है। एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास, अगर ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन बोलता तो इसको हम बोलते एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास, ये सही होता है। ऑब्जेक्ट का ये मतलब हुआ इंस्टांस ऑफ ए क्लास, लेकिन ये तो उल्टे बोल दिया है, ये तो गलत हो जाएगा, क्लास के बारे में गलत बोला है। अगला पढ़िए, ऑप्शन नंबर 2, ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये सही है।
क्लास का एक ब्लूप्रिंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और उसके अंदर डेटा मेंबर में फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक ब्लॉक भी है। आगे बढ़िए। अब वेरिएबल होल्डिंग डेटा, अच्छा क्लास एक वेरिएबल है जो डेटा होल्ड करता है, गलत है, और फंक्शन है रिटर्न, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। उम्मीद करते हैं समझ आगे आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इन ओप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो मैं बता दिया हूं पिछले क्वेश्चन के अंदर कि इनहेरिटेंस जो होता है ना, वो इनहेरिट करता है, पहले से बना बनाया प्रॉपर्टी को हम लोग रीयूज कर लेते हैं, तो वही तो इनहेरिटेंस है। अब यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, टू क्रिएट इंस्टांस ऑफ ए क्लास, अच्छा क्लास का इंस्टांस क्रिएट करता है, नहीं गलत है। टू प्रिवेंट डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्ट को प्रिवेंट करता है, गलत है। टू एस्टेब्लिश अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेज, अच्छा ये सही है, मतलब पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है क्लास के माध्यम से, वही तो इनहेरिटेंस है, और ये भी तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, मैंने बताया अभी जस्ट पहले, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास बॉडी नहीं होता है, और उस मेथड को हम लोग जिस क्लास में भी इंप्लीमेंट करते हैं वहां पर उसको बॉडी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए पढ़िए ऑप्शन। कहता है मेथड दैट आर एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड, अच्छा जो मेथड को आउटसाइड हम डिक्लेयर करते हैं, देख लेते हैं आगे। मेथड हैव इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, मेथड विदाउट अ बॉडी डिफाइनिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मेथड दैट कैन बी इनहेरिटेड, अच्छा मेथड जिसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते, ये गलत हो गया। उसके बाद क्या कहता है, मेथड दैट कैन बी एक्सेसिबल टू आउटसाइड द वर्ल्ड, मेथड दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, माने मेथड वैसा मेथड जिसको हम इंप्लीमेंट करते हैं डिटेल को, ये भी गलत हो जाएगा। मेथड विदाउट अ बॉडी डिफाइनिंग इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब देखिए मेथड के पास तो बॉडी नहीं होता लेकिन डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं करते, ये गलत है, इसलिए गलत कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मेथड दैट कैन बी एक्सेसिबल टू द आउटसाइडर क्लास, माने आउटसाइड उसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं और उसमें बॉडी देते हैं, यही तो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बराबर दिया है, यहां रखते हैं, चलिए ए बराबर दिया है 1 1 0 0 0 1, बी बराबर दिया है 0 0 1 1 0 0, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ए और बी एंड निकालना है, माने ए एंड बी निकालना है, तो निकाल लीजिए। इसमें क्या कहता है कि एंड का जो कॉन्सेप्ट है कि दोनों ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू देगा, क्लियर। अब आप जान लीजिए कि 0 को हम लोग फॉल्स बोलते हैं और 1 को ट्रू बोलते हैं, क्लियर है, याद रखिएगा। तो एंड में क्या है, दोनों ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखिए 1 है माने ट्रू है और 0 माने फॉल्स है, तो एक ट्रू और दूसरा फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स देगा, माने दोनों ट्रू होना चाहिए तभी रिजल्ट ट्रू देगा। देखिए फॉल्स है तो फॉल्स ही देगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, मतलब 6 0 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या कहता है, नॉट ए, अच्छा नॉट ए पर निकाल लीजिए, नॉट ए निकालिए, पहले ए से निकालेंगे, इससे निकालेंगे नॉट ए। नॉट क्या करता है कि नॉट ए क्या माने ए नॉट क्या करता है, उल्टा करता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो ट्रू करेगा, यही करेगा। यहां देखिए स्टार्टिंग में 1 है, 1 माने ट्रू है तो फॉल्स देगा, यहां देखिए 1 है फिर तो फॉल्स देगा, अब बाकी 3 को देखिए फॉल्स है तो 1 देगा, ट्रू देगा, ट्रू दे दिया, फिर फॉल्स देगा, ये हो गया। उसी तरह हम लोग क्या निकालना है, यहाँ देखिए नॉट बी है तो नॉट बी लिखेंगे, नॉट बी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, फिर वही कहानी, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, तो ये 0 0 माने 1 1 0 0 और फिर 1 1, यही आएगा। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, बीच में देख लीजिए क्या है, एंड निकालना है, मतलब नॉट ए एंड, ठीक है, एंड ऑपरेशन नॉट बी निकालना है। देखिए क्या करेंगे, फिर एंड का क्या कहानी है कि दोनों कंडीशन ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखिए ये फॉल्स है, ये ट्रू हो गया, रिजल्ट फॉल्स देगा, ये ट्रू है ये भी ट्रू है, अब रिजल्ट ट्रू देगा, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स देगा, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स देगा, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, रिजल्ट फॉल्स देगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, रिजल्ट फॉल्स देगा। तो यही इस क्वेश्चन का मतलब इसका ये जवाब हुआ। अब हमको क्या कहा, सो देखिए आगे, आगे क्या बोला है कि अब और निकालना है, मतलब जो रिजल्ट ये वाला और ये वाला का और निकालना है, तो रख दीजिए, ठीक है। अब मतलब ए एंड
बी बराबर क्या है 1 2 3 4 5 6 जीरो। उसी तरह आगे देखिए नॉट ए एंड नॉट बी, इसका वैल्यू क्या आया है 0, स्टार्टिंग से 4 जीरो है 1 0 0 0 और 1 0 ये है। अब इसका क्या करेंगे और निकालेंगे, और निकालिएगा। और में क्या खासियत है, दोनों में से कोई एक को कंडीशन ट्रू हो गया रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। देखिए ये फॉल्स यहां पर ट्रू दिख रहा है, अब बाकी पर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन गड़बड़ दिया हुआ था इसलिए हम ऑप्शन अलग से सही किए। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। डी हो जाएगा 4 जीरो स्टार्टिंग से और फिर 1 और 0, इसको रख देते हैं। ये ऑप्शन ये हो जाएगा, यही सही है। मतलब ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये सब गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हो इस क्वेश्चन को। आप समझ गए होंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मेनी रिलेशन। अच्छा ये है आपका क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग जो ईआर डायग्राम पढ़ते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआर डायग्राम, हम सब का वीडियो एक बारी बारी चलाएंगे। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है, एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, और ये ईआर डायग्राम ही एस्टेब्लिश करता है रिलेशन को। तो उसमें हमसे पूछा है कि वन टू मेनी, माने वन टू मेनी कहने का मतलब ये हुआ कि एक है और उसका मेनी हो गया बहुत सारा। अब मान लीजिए बी सी डी ई, अब ए से ये बी सी डी ई का रिलेशन क्या हो जाएगा, ये एक के वो है, ये मेनी है, वन टू मेनी का रिलेशन हो गया। क्लियर। अब ऐसा देखिए कहां मिलेगा, मेनी टीचर माने बहुत सारा टीचर है ये वो क्लास के अंदर, मेनी क्लास। अच्छा बहुत सारा टीचर बहुत सारा क्लास है, मेनी टू मेनी का हो जाएगा एम माने एम टू एम, एम टू एम का मतलब मेनी टू मेनी हो जाएगा, बहुत सारा क्लास और बहुत सारा टीचर, मेनी टू मेनी। अगला पढ़िए, वन क्लास हैव मेनी टीचर। अच्छा वन क्लास हैव मेनी टीचर माने एक क्लास है और बहुत सारा टीचर है, तो वन टू मेनी, यही तो हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे पढ़िए, वन टीचर हैव मेनी क्लासेज। अच्छा एक टीचर है बहुत सारा क्लासेज है। क्लियर, यो तो हमको लग रहा है एक क्लास है और बहुत सारे, अच्छा वो एक टीचर है बहुत सारा क्लास, वन टू मेनी। अब मेनी क्लासेज है मेनी टीचर, ये तो गलत हो गया, ये तो मेनी टू मेनी हो गया। ठीक है, ये मेनी टू मेनी हो गया। अब यहां पर देखिए ये ऑप्शन कट गया, एक नंबर ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन नंबर बी और सी में देखिए क्या है, वन क्लास में हैव मेनी टीचर, माने एक क्लास के अंदर बहुत सारे टीचर होते हैं और एक टीचर कैन हैव मेनी क्लासेज। देखिए एक क्लास, देखिए दोनों तो लग रहा है सही, लेकिन लॉजिकल बात से अगर हम देखें, लॉजिकल तौर से, तो एक क्लास में बहुत सारा टीचर जब आ जाएंगे तो फिर पढ़ाने में कंफ्यूजन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ये ऐसा रिलेशन हमको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आंसर ये होगा एक टीचर का बहुत सारा क्लास, वन टू मेनी। यही तो वन टू मेनी का एक सटीक लॉजिकल आंसर होगा। क्लियर, उम्मीद करते समझ गए होंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं, साइड में देखते चलिएगा, स्टेट 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज फॉर, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज किस लिए करते हैं, ईमेल कम्युनिकेशन करने के लिए नहीं, ईमेल को कम्युनिकेशन करने के लिए एसएमटीपी था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी था ईमेल कम्युनिकेशन, याद रखिएगा मूवी लिख दिए। फाइल ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल है एफटीपी है, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। अगला है रिमोट टर्मिनल एक्सेस। अच्छा रिमोट टर्मिनल एक्सेस मतलब यहाँ बैठे बैठे हम कहीं के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं रिमोटली, तो रिमोट टर्मिनल एक्सेस कहते हैं, तो ये भी नहीं है। लेकिन एचटीटीपी का जो, देखिए एचटीटीपी का यूज जो है वेब ब्राउजिंग करने के लिए, हम लोग इंटरनेट पर खोलते हैं, ब्राउजर खोले, वहां पर कुछ ही टाइप किए, वो डेटा गया और लेके हमारे ब्राउजर पर आके लोड कर दिया। ठीक है, तो ये वेब ब्राउजिंग का काम जो करने का काम करता है एचटीटीपी। अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए, यहां पर एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर के बीच में रिक्वेस्ट और रिस्पांस का काम होता है, ये रिक्वेस्ट किया और ये रिस्पांस किया। मतलब एचटीटीपी जो होता है ना प्रोटोकॉल है, जो क्लाइंट के साइट पर वो कोई भी क्यूरी, कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट किया गया और क्या करता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल, वो रिक्वेस्ट को लेके जाके सर्वर के पास पहुंचाता है और सर्वर के पास उसका एक कुछ रिस्पांस होता है, तो उसको एज अ रिस्पांस उस सर्वर के क्लाइंट के ब्राउजर पर आके लोड कर देता है। और यही
दोनों के बीच में सर्वर से क्लाइंट, क्लाइंट से सर्वर के माने कम्युनिकेशन कराने के लिए, डेटा का आदान प्रदान कराने के लिए जो प्रोटोकॉल काम करता है, उसी प्रोटोकॉल का नाम है HTTP या HTTPS। क्लियर? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विथ सिक्योर, यही होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और इसको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के नाम से हम जानते हैं, और वेब ब्राउजिंग के लिए इसका हेल्प होता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो है C++ का क्वेश्चन है। क्या कहता है? व्हाट इज द टर्म फॉर डिफाइनिंग मल्टीपल मेथड्स इन ए क्लास विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। अच्छा, इसको जानने के लिए आप समझ लीजिए, आपको हम बता देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फीचर्स है, जिसके अंदर इसका मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है रूप। मॉर्फिज्म का मतलब रूप होता है, मतलब वैसा चीज जो मल्टीपल रूप में हो, मल्टीपल फॉर्म में हो। रूप फॉर्म कर सकते हैं आप, मल्टीपल फॉर्म में अगर कोई चीज आता हो तो उसके लिए हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं उसको। अब पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, ये क्या करता है कि सेम मेथड को मल्टीपल टाइम डिक्लेयर करने की कोशिश करता है, और पॉलीमॉर्फिज्म के कारण कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि एक ही फंक्शन मल्टीपल टाइम डिक्लेयर किया गया है, तो किस फंक्शन को कॉल करना है। यही पॉलीमॉर्फिज्म इस बात को ठीक करता है। क्लियर? अब पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह का होता है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। वैसा पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें किस फंक्शन को कॉल करना है वो कंपाइल टाइम ही डिसाइड हो जाएगा, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में देखने को मिलता है। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरलोडिंग समझ लीजिए। फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सारे फंक्शन को सेम नाम से तो बनाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट, नंबर ऑफ पैरामीटर से, नंबर ऑफ रिटर्न टाइप, टाइप ऑफ रिटर्न टाइप से वो सारे फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए कंपाइल टाइम ही डिसाइड कर लेता है किस फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट से वो डिसाइड कर लेता है। तो वही तो बोला है, देखिए डिफरेंट पैरामीटर है लेकिन सेम नाम होना चाहिए, तो ये ओवरलोडिंग का कांसेप्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्वेश्चन। क्लियर? अब एक बात और देखिए, अब हम बताएं कि कंपाइल टाइम हो गया, अब एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? वैसा पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें किस फंक्शन को कॉल करना है, किस मेथड को कॉल करना है, वो डिसाइड रन टाइम होता है। ठीक है, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता क्या है? फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग, इस फंक्शन ओवरराइडिंग के अंदर होता क्या है कि फंक्शन ओवरराइडिंग तभी हो पाएगा जब इनहेरिटेंस होगा, माने एक क्लास को दूसरे क्लास में हम जब इनहेरिट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट होगा। मान लीजिए कोई ऐसा क्लास, पेरेंट क्लास है जिसके अंदर कोई मेथड है, माने वाइड शो एक फंक्शन बना दिए, अब चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड क्लास में उसको इनहेरिट कर लिए, अब उसमें भी वाइड शो बना दिया। आप देखिए दोनों क्लास के अंदर सेम मेथड दोनों में डिक्लेयर है, कंप्लीट सिग्नेचर सेम होता है फंक्शन ओवरराइडिंग में। नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट से डिफरेंट नहीं होता है, सारा सेम होता है, यानी सिग्नेचर टोटल सेम। ये फंक्शन ओवरराइडिंग है, और फंक्शन ओवरराइडिंग से कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है किस फंक्शन को कॉल करना है। ये डिसीजन, ये डिसाइड रन टाइम होता है, इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ओवरराइडिंग दिख रहा है, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पर कहता है एक ही क्लास के अंदर सेम नाम और डिफरेंट पैरामीटर देंगे तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। किसी तरह का भी डाउट रहता है कमेंट करिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से हमको मैसेज कीजिए। आपसे कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है आप वहां पर डायरेक्ट शेयर कीजिए, उसका हम आंसर देंगे। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन भी स्टेट 23 में पूछा हुआ है। कहता है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओवर इंटरफेस। अच्छा, इंटरफेस के में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करने का क्या फायदा है? पढ़िए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बता चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड कोई बॉडी नहीं होता है, उसके अंदर डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट फाइनल होता है, और उसको जिस क्लास में भी जोड़ते हैं वहां पर हर मेथड को बॉडी देना पड़ता है। ये सब चीज तो है, पढ़िए, ऑप्शन लगाइए। मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। आगे बढ़िए। कहता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस
अच्छा, यूजिंग अनलाइक इंटरफेस, चलिए ठीक है। इंटरफेसेस कैन हैव अ कंस्ट्रक्टर व्हाइल एब्स्ट्रैक्ट क्लास कांट, गलत बोला। इंटरफेस जो होता है, आगे पढ़ेंगे, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों जस्ट सेम ही है, लेकिन इंटरफेस के अंदर जो डेटा मेंबर में फंक्शन होता है और बाय डिफॉल्ट उसके अंदर के इंटरफेस के अंदर के जो मेथड होते हैं बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, बॉडी नहीं होता है। उसको जिस क्लास में भी हम लोग इंप्लीमेंट करें वहां बॉडी देंगे। इंटरफेस के अंदर जो डेटा मेंबर होता है बाय डिफॉल्ट फाइनल होता है, उसको डेटा को, उसके मेथड को हम चेंज नहीं कर सकते, ये चीजें। अब यहां बोला है कि इंटरफेस के पास कंस्ट्रक्टर होता है कि नहीं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का मतलब ये हो गया कि जो क्लास के नाम से भी डिक्लेयर करते हैं उस कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर क्लास का एक स्पेशल फंक्शन होता है, तो कंस्ट्रक्टर नहीं होता, ये कट गया। आगे पढ़िए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज प्रोवाइड डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन मेथड। अच्छा, डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन मेथड प्राप्त होता है। अगला पढ़िए। इंटरफेस अलाउ फॉर प्राइवेट एक्सेस में मॉडिफायर्स अनलाइक एब्स्ट्रैक्ट, ये गलत है। अब देखिए दो ऑप्शन काट चुके हैं, अब ए और सी में से कोई एक आंसर होगा। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस अनलाइक, यही सही है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के माध्यम से हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये हो गया कि एक पेरेंट है और उसका माने एक बहुत सारा चाइल्ड है, उसका एक पेरेंट, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। अब मल्टी लेवल माने एक पेरेंट, उसका एक चाइल्ड, उसका एक फिर चाइल्ड, ये हो गया मल्टी लेवल। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हम लोग इंटरफेस के माध्यम से करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के माध्यम से करते हैं, इसलिए ये भी सही सवाल सही है, ये गलत हो गया। अब ये क्यों कटा, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेथड। अच्छा, डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन मेथड ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। व्हाट इज द टर्म फॉर क्रिएटिंग अ न्यू क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। सिंपल जान चुके हैं, ये क्या होता है? डेरिवेशन या इनहेरिटेंस, ये तो है इनहेरिटेंस। डेरिवेशन डेरिवेशन का मतलब डिराइव करना, कोई भी चीज से कोई चीज को निकालना, माने एक प्रॉपर्टी बनाओ उससे कोई चीज निकाल लेना, उसको डेरिवेशन कहते हैं। क्लियर? पॉलीमॉर्फिज्म बता चुके हैं, मल्टीपल फॉर्म में होगा, सेम सिग्नेचर सारा चीज मल्टीपल फॉर्म में होगा पॉलीमॉर्फिज्म में। इनकैप्सुलेशन बता चुके हैं, इनकैप्सुलेशन एक कैप्सूल की तरह डेटा हाइड होना, डेटा मेंबर यहां से मान लीजिए एक ब्लॉक है, इसके अंदर डेटा मेंबर मान लीजिए 5 6 जो भी डेटा है वो हाइड है, वो इनकैप्सुलेशन कहलाता है। और डेटा एब्स्ट्रैक्ट होना, छुपा होना, ये इसको हम लोग जहां पे भी एक्सेस करने जाएंगे वो चीज हो गया। तो लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डेरिवेशन। क्लियर? इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टी को, बिहेवियर करेंगे एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरफेस इन उप्स। उप्स के अंदर इंटरफेस का काम क्या है? देखिए ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग को दो चीज देखने को मिलता है, क्लास और दूसरा इंटरफेस। क्लास के अंदर जो मेथड होते हैं उसके पास बॉडी होता है, उसको हम यूज करेंगे तो बॉडी के अंदर जो डेफिनेशन होता है वो काम करेगा। लेकिन इंटरफेस होता है उसके पास बॉडी नहीं होता है, मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा, उसको जिस क्लास में जोड़ेंगे वहां बॉडी देंगे। अब यहां पूछा इंटरफेस की क्या पर्पस है, तो देखिए टू प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, नहीं गलत हो गया। अगला पढ़, ई छोड़ देते ऑप्शन। अगला पढ़िए, टू डिफाइन कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास, गलत, ये भी हो जाएगा। टू क्रिएट अ स्टैटिक मेथड, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टू डिफाइन अ सेट ऑफ मेथड मस्ट इंप्लीमेंटेड बाय इंप्लीमेंटेशन क्लास, जिस क्लास में भी इसको इंटरफेस को हम लोग जोड़ेंगे वहां पर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके बॉडी देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, चलिए आज का 18 क्वेश्चन को लेके आए हैं और बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा है, आप सब कॉपी में उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगर अभी भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और पिछले वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, सारा चीज मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट चेक जरूर कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से आप कोई भी डाउट रहता है वहां पर शेयर कीजिए, हम उसका 100% सॉल्यूशन देंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो आप लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं बता दूं, मेरी एक शुरुआत है, आप इसको प्रमोट करें इस चैनल को, जिससे हम कुछ नया से नया हर रोज करें। चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।